अधीक्षक और यहाँ विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से उपस्थित डायरेक्टर, प्रिंसिपल और आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु हमारे प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं, उनके अभिभावक और मैं विशेष रूप से उद्घोषक महोदय का जिक्र करना चाहूँगा। इनके बारे में अभी बलिया पुलिस अधीक्षक बता रहे थे, कलम के जादूगर के बारे में आपने सुना होगा। अगर मैं इन्हें शब्दों का जादूगर कहूँ तो कुछ ज़्यादा नहीं होगी, अतिशयोक्ति नहीं होगी और ये चीज़ जीवन भर काम आता है। हिंदुस्तान में सामाजिक सरोकार को निभाने में जिस प्रकार से योगदान दिया है, प्रतिभा सम्मान का ये आयोजन उस योगदान में एक कड़ी की भांति है। हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र में चतुर्थ स्तंभ की क्या भूमिका होती है। हमारा लोकतंत्र टिका हुआ है इन चार खंभों पे, उसमें प्रेस और मीडिया की बड़ी जिम्मेदारी है। और ये जो चौथा स्तंभ है, ईंट सीमेंट से नहीं बना हुआ है। ये चौथा स्तंभ कागज, कलम और मानसिक प्रतिभा से बना हुआ है। अगर मैं इनके लिए दो शब्द रखना चाहूँ, जो प्रतिभा के धनी है, जो कलम के धनी है, तो शायद मैं इस प्रकार से कहना चाहूँगा कि मनु नहीं मनुपुत्र है ये सामने, जिनकी कल्पना की जीभ में भी धार होती है। बाण ही होते विचारों के नहीं, केवल स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है। मैं आप सभी प्रतिभाशाली बच्चों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अपनी बुद्धि को, अपने मेहनत को, अपने श्रम को वो दिशा दीजिए जिससे कि विधाता भी, ईश्वर भी जब लेखनी लेकर के आपके बारे में, आपके भविष्य के बारे में लिखने बैठे तो वो वही फैसला करे जो आप चाहते हैं। इकबाल के शब्दों में, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जो समय का महत्व है, अभी बलिया पुलिस अधीक्षक दरभंगा ने बहुत ही सरल शब्दों में आप लोगों को वर्तमान और भविष्य का जो लेखा जोखा रखा है, जो उस रास्ते के बारे में बताया है जिस पे अभी आपको चलना है, या हमारी जो अभी अधीक्षक सुप्रिंटेंडेंट DMCH और प्राचार्य महोदय ने बताया है कि क्या भूमिका होती है गार्जियन की, क्या भूमिका है हमारी वर्तमान पीढ़ी की भविष्य गढ़ने में। भारत को अगर विकसित राष्ट्र बनना है तो हमारी वर्तमान पीढ़ी को चमकना होगा सूर्य की तरह। उसकी प्रतिभा पे नई धार डालनी होगी, नई ऊर्जा डालनी होगी, तभी विश्व पटल पर हमारा देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आएगा, प्रतिभा के मामले में सबसे आगे आएगा, साइंस के मामले में, ज्ञान और विज्ञान के मामले में विश्व गुरु की भूमिका निभा पाएगा। इसलिए आपके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आज का ये आयोजन उस कड़ी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कई बार लोगों को संशय होता है, कई प्रकार की चीजें आती हैं जीवन के रास्ते में। जब आप बढ़ते हैं तो उलझने आती हैं और उसका कोई एक मंत्र नहीं होता, क्योंकि परिस्थितियां सबकी अलग अलग होगी, रास्ते सबके अलग अलग होंगे, जिंदगी के इम्तिहान के प्रश्न पत्र भी अलग अलग होंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रश्न पत्र तो कई बार समान भी हो जाते हैं, मिलते जुलते भी हो जाते हैं, लेकिन जिंदगी के इम्तिहान के प्रश्न पत्र एक जैसे नहीं होते और वहां कहीं भी कॉपी कर लेने की या चीटिंग कर लेने की या देख लेने की कोई गुंजाइश नहीं होती। उसे खुद ही से हल करना पड़ता है और वहां काम आता है आपके जीवन में अर्जित किया गया ये बल जो आप ज्ञान से हासिल करते हैं। आप देखिएगा कि दुनिया में, संसार में जितने भी जीव हैं उसमें किसी में बीइंग नहीं लगा हुआ है। ह्यूमन के बारे में ही सिर्फ हम लोग ह्यूमन बीइंग बोलते हैं। टाइगर बीइंग, डॉग बीइंग, इस प्रकार का कभी भी आप नहीं सुनते होंगे। इसके पीछे जब आप गहराई से सोचेंगे, देखेंगे, तो मानव ही जब पैदा होता है तो वो उसकी जो सृष्टि है, उसका जो संरचना है, उसमें हमेशा बनने की गुंजाइश रहती है। अभी एसपी साहब ने जिस प्रकार से बताया कि वो कोमा और फुल स्टॉप
उसी के बारे में मैं आपको थोड़ा विस्तार से बता रहा हूँ कि उसको हमेशा उसमें बदलाव की गुंजाइश रहती है। वो जन्म लेता है तब तो ठीक से चल भी नहीं पाता, बोल भी नहीं सकता, खा भी नहीं सकता, और उसी चीज ने मानव को सभी प्राणियों में श्रेष्ठ बनाया है। ये जो बीइंग है वो हमेशा आप मानव बनने की प्रक्रिया में रहते हैं अपने आखिरी क्षण तक, और हमेशा गुंजाइश बाकी रहती है हासिल करने की। आपका रुक गया तो समझिए कि वही पूर्ण विराम है। आप भले जीवित हो, आपका जीवन चलता हो, सांसों के चलने का नाम जीवन नहीं। अगर आप में जिज्ञासाएं खत्म हो गई, समझने की इच्छा चेष्टा समाप्त हो गई, जीवन का स्वाद आपका समाप्त हो गया, तो आप जीवित रहते हुए मृतप्राय ही। तो ये चीज हम सब लोग नई पीढ़ी को बताना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे। और कुछ चीज जो है आपको अपनी परिभाषाएं खुद गढ़नी पड़ेगी। मुझे याद आ रहा है कि जब मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था तो हमारे एक मित्र थे जो उस समय में सीआईएसएफ में था, वो भी सीआईएसएफ में थे, और उनका पहले यूपीएससी में आईएएस में सिलेक्शन हो गया। मैं मेंस का एग्जाम दे रहा था और मेरे एक पेपर्स उनसे मिलते थे। मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था, उनका भी। तो मैंने कहा कि उनका नाम मासूम अली सरवर था, वो औरंगाबाद बिहार से बिलोंग करते हैं, यूपी कैडर में आए से। मैंने कहा मासूम भाई बता दीजिए कि परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्या क्या है। तो उनका जवाब था कि इस परीक्षा के लिए पढ़िए और खूब पढ़िए, मतलब इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट या कम इम्पोर्टेंट नहीं है इस परीक्षा का। तो वही चीज होता है, आप जब भी कोई तैयारी करते हैं तो आपको अपनी तरफ से बेस्ट देना होता है। कई बार जो नई पीढ़ी के लोग रहते हैं उनके मन में प्रश्न आता है। मेरा सिलेक्शन हुआ तो इसी प्रकार से कुछ बच्चे थे और उन्होंने पूछा कि सर आप कितना घंटा पढ़ाई करते थे। एक स्वाभाविक सी जिज्ञासाएं होती है, कई लोगों के मन में आती है। कई बार लोग बताते भी हैं कि वो इतना घंटा पढ़ाई करता है। मैं आपको बताऊं कि पढ़ाई का घंटे से कोई लेना देना नहीं। किताब अगर आपके हाथ में है, आप प्रेजेंट नहीं है, आप अपना बेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो घंटे आपके काम नहीं आएंगे। और अगर आप 4 घंटा ही डेडिकेटेड होकर पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वो समझ रहे हैं, आप हासिल कर रहे हैं। तो ये चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। ये पढ़ाई आप अपने लिए कर रहे हैं। कई बार तो मेरा बेटा है, 3-4 में पढ़ता है, उसे लगता है कि कई बार वो सोचता है कि ये काम हम पापा के लिए कर रहे हैं। छोटे बच्चे तक तो ठीक है, अगर वो पढ़ता है कहता है पापा खुश हो गए इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। तो लेकिन जब आप बड़े होते हैं तो ये सोच बदलनी चाहिए। आप माता पिता के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, इस देश के लिए पढ़ रहे हैं, उस धर्म के लिए पढ़ रहे हैं जो मानव होने के नाते आपको निभाना है। और जीवन में एक बार और भी कई बार आपको ठोकरों से ये लगता है, कई बार कोई जरूरी नहीं पहली बार में आप सफल हो जाए। कई बार सफलता का मार्ग असफलता की पगडंडियों से होके गुजरता है। आप देखिएगा कि देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि असफलता सिर्फ यह साबित करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं। और यही बात मैं घंटों के शब्दों में अर्थ में कहना चाहूंगा कि जब भी पढ़ाई के लिए बात हो तो सिर्फ एक मंत्र याद रखिए कि जब परिणाम आए तो ये अफसोस आपके मन में नहीं रहे कि थोड़ा और पढ़ लेते तो परिणाम बेहतर होता। अगर आपको ये लगता है कि हम जितना कर सकते थे हमने उतना किया, फिर जो भी परिणाम आए आप उसे स्वीकार करिए, यही जीवन का मंत्र है। और उसमें कई बार लोग भाग्य की भी बात करते हैं कि भाई ये चीज उसके किस्मत में था तो बिना किए मिल जाएगा। कई बार लोग सोचते हैं कि भाग्य में नहीं था इसीलिए हासिल नहीं। कई बार तो जो कुछ हमारे कवि विद्वान उन लोगों ने भी भाग्य की महिमा का ज्यादा ही गुणगान कर दिया है, जिससे लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं। मैं कोई आलोचना के मूड में नहीं हूँ, बट बच्चन जी की एक पंक्ति सुनाऊंगा। उन्होंने मधुशाला में लिखा है कि मदिरालय में कब से बैठा, पी न सका अब तक हाला, यत्न सहित भरता हूँ किंतु कोई उलट देता प्याला। मानव बल के आगे निर्बल, भाग्य सुना विद्यालय में, भाग्य प्रबल मानव निर्बल का पाठ पढ़ाते मधुशाला। तो इसमें भाग्य की महत्ता बताई गई है। लेकिन इसी कड़ी में आप देखिएगा कि दिनकर की पंक्तियों में दूसरे ढंग से इसको परिभाषित किया गया है। मैं उसको भी बताना चाहूंगा जो आप लोगों को सोचना चाहिए
क्योंकि ईश्वर भी वही देता है जो आप चाहते हैं। कई बार ईश्वर भी किस्मत में यही लिख के रखा होता है कि आप जितना मेहनत करिएगा उतना हासिल करिएगा। तो जो दिनकर की पंक्ति है वो कुछ इस प्रकार से उन्होंने कहा है, जो मैं आप लोगों के बीच रखना चाहूंगा। मिटा दूंगा ब्रह्मा का लेख, फिरा लूंगा खोया निज दांव, चलूंगा निज बल हो निसंक, नियति के सिर पर देकर पाऊं। तात्पर्य ये है कि जरूरत पड़े तो नियति को स्वीकार करने के बजाय मैं उसके सिर पे पांव डाल करके अपनी मार्ग खुद बनाऊंगा, अपना रास्ता खुद तय करूंगा, नियति को भी मैं अस्वीकार कर दूंगा। और जब जरूरत पड़ेगी हम आगे बढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम मोटिवेशनल स्पीकर हमारे बीच है, मैं उनको सुन रहा था, उन्होंने वो जो जिद और जज्बे की बात की वो बिल्कुल माननी पड़ेगी, बिल्कुल ही आप लोगों में होनी चाहिए। वो आग हमारी हर पीढ़ी में, हर इस पीढ़ी के हर बच्चों में दिखनी चाहिए, तभी आप कुछ हासिल कर पाएंगे। बस उसमें मैं एक लाइन यही जोड़ना चाहूंगा कि वो जिद और जज्बा हमेशा सही दिशा में। कई बार वो जिद और जज्बा भटकाव के मार्ग में भी होता है और वो चीज हम नहीं समझ पाते हैं कि हम किस मार्ग पे हैं। भटकाव मोबाइल का हो, भटकाव एम्बियंस का हो, भटकाव संगति का हो, भटकाव विचारों का हो, इस सब चीज को समझना होगा। और एक बार जो आपका हृदय है, मन है, जो आत्मा है, वो आपको सही दिशा जरूर दिखलाता है। इसीलिए बोलते हैं कि आत्मा में परमात्मा का निवास। अब जब भी कई बार होता है क्या कि हम लोग अनसुना कर देते हैं उस आवाज को, लेकिन वो हमेशा आपको सही मार्ग बतलाता है। तो जिद और जज्बा जो है वो सही दिशा में हो, सकारात्मक हो। मैं आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। हिंदुस्तान के समूचे परिवार को, जितने उनके पार्टनर्स हैं, जितने भी बोर्ड पे मैं नाम देख पा रहा हूँ, स्पॉन्सर और को स्पॉन्सर, और इस सभागार में जितने भी लोग हैं, इस सबको मैं विशेष शुभकामना देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि दरभंगा की प्रतिभा, मिथिला की प्रतिभा हर दिन एक नया इतिहास गढ़े और यहाँ के लोगों का सीना इस बात से गौरवान्वित हो, गौरवशाली महसूस करें हम लोग कि हम इस मिथिला के वासी हैं, यहाँ निवास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।